नमस्कार साथियों। मैं हूं आपका हिंदी मेंटोर अविरल विश्वकर्मा। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो यात्रा है, आपने जो एक लक्ष्य तय कर रखा है कि बीपीएससी जो करवा रहा है एग्जाम इस बार, बिहार शिक्षक भर्ती, उसको फतेह करना है, उस लक्ष्य को पाना है, उसे सफलतापूर्वक एक जो हमारा लक्ष्य है उसे पूरा करना है। तो उस लक्ष्य में बहुत सारे अलग अलग संसाधनों की जरूरत होगी, जिसमें सब्जेक्ट या सिलेबस की बात करें हम, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे। और हिंदी विषय की अगर हम बात करें, जो हिंदी विषय की परीक्षा में जो भूमिका है वो बहुत ही महती है। आपको पता है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के हर परीक्षा में हिंदी की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उस हिंदी की भूमिका को सुनिश्चित करने और उसके जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को कैसे हमें उत्तरित करना है, कैसे हम उन प्रश्नों के बेहतर उत्तर देकर अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं और अपनी सफलता की तरफ एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्नों के माध्यम से आप तक पहुंचूंगा और कोशिश करूंगा कि उन प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को भी हम सीखें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है। प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को जब हम सीख लेते हैं तो प्रश्नों से हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हम अक्सर क्या होता है, अगर जो लोग प्रश्नों को केवल रट ले रहे हैं, ये प्रश्न रट लिया हमने और फिर कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रश्न का उत्तर दे लेंगे, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब प्रश्न बदल जाएगा तो फिर हमें वो प्रश्न कहाँ से आएगा, क्योंकि हमने तो सिर्फ एक प्रश्न रटा हुआ है ना। कॉन्सेप्ट को अगर हमने सीख लिया तो डेफिनेटली ऐसा होने वाला है कि हम चाहे जो प्रश्न आएगा सबको उत्तरित करने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए, आज आज के सेशन में हम लोग यही बात करेंगे, किस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, कौन कौन से प्रश्न आपके साथ साझा करने वाला हूं, इस पर बात करूंगा। वैकेंसी अनाउंस बहुत जल्दी हो जाएगी आप सबके साथ, और उसके बाद की जो प्रक्रिया है उसमें कितना टाइम लगना है और आपको एग्जाम के लिए कितना टाइम मिलेगा, प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम मिलेगा, इन सब के साथ एक जो और कह सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह है, वो ये है कि हमें पढ़ना क्या है। अभी तक चूंकि कंफर्मेशन नहीं हो पाया है कि हमें क्या और कितना पढ़ना है। तो इस श्रृंखला में एक बात तो सुनिश्चित है कि हिंदी की जो भूमिका होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हिंदी के बिना तो सब सूना सूना है, तो हिंदी तो होना ही होना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम प्रश्नों के माध्यम से सीखेंगे और प्रश्नों के साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे, उनके पीछे की कहानी को भी समझेंगे, और कैसे उत्तर देना है प्रश्नों का ये भी समझेंगे, किस प्रश्न का किस तरह से उत्तर दिया जाता है। जैसे सपोज करें, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप लोग जो लोग मुझे देख रहे हैं, बस इतना कीजिएगा कि आपको प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न पढ़ के वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करके इसका उत्तर बताइएगा, और फिर मतलब ये उत्तर अपने आप से देखिए कि क्या उत्तर हो सकता है, और फिर उसे जब रिज्यूम करेंगे तो मैं जो उत्तर बताऊंगा आप मैच कराइएगा कि क्या आपने भी वही उत्तर बताया है, और फिर हम उस प्रश्न को पूरे डिटेल के साथ कैसे हुआ ये उत्तर उसके साथ समझेंगे। यानी हम मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि मैं विरल विश्वकर्मा आपको ये भरोसा दे रहा हूं कि इन एक प्रश्न के साथ, यानी जितना भी प्रश्न आगे हम करेंगे, हर एक यानी प्रत्येक प्रश्न के साथ हम उसके पूरी कहानी, पूरे कॉन्सेप्ट यानी पूरे टॉपिक को हम समझने वाले हैं आज की इस कक्षा में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ व्यंजन की बात कर रहा है और कह रहा है कि कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन नहीं है। चलिए समझते हैं। अब पहले तो हम समझ लें कि आखिर अंतस्थ व्यंजन है क्या। तो जब हम व्यंजनों की वर्णमाला की बात करते हैं बेटा, तो वर्णमाला, अब वर्णमाला को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वरों के अलग अलग प्रकार होते हैं, व्यंजनों के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो वहां जब व्यंजन की हम बात करेंगे, क्योंकि ये व्यंजन की बात कर रहा है, तो जब व्यंजनों की बात करेंगे तो व्यंजनों को पहले स्पर्शी व्यंजन कहा गया। यानी यहाँ पर जो व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं, स्पर्शी व्यंजन, यानी कि 25 की संख्या इनकी, जो क से लेकर म तक होते हैं। अगर आपको वर्णमाला आती है तो आप जरा बोल के देखिए, क से लेकर म तक, यानी क ख ग अंग, ठीक है ना, क ख ग घ अंग, फिर च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म। तो म तक यानी क से लेके म तक का जो पूरा सफर है आपका 25 वर्णों का, उन्हें हम कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। फिर आप सबको याद होगा तो फिर क्या आता है, फिर अगला आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आ जाता है जिसमें य,
र, ल और व। ये 4 वर्ण आते हैं य, र, ल, व, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है। और इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। इसके बाद संख्या आती है ऊष्म व्यंजन की, जिनकी भी संख्या 4 होती है। और इन चारों में कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है हमारा श, मूर्धन्य श, पहले तालव्य श, फिर मूर्धन्य श, देन दंत सा, और फिर आता है ये ह। अब टोटल अगर गिन के देखा जाए तो 4 ये और 25 ये, मतलब कुल मिला के कितने हो गए? 33। अगर बात करें, अगर आपसे कभी एक प्रश्न और बन जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, आपसे अगर प्रश्न बन जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो जितनी ये नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 33 यानी 33, तो आपको उत्तर लगाना पड़ेगा 33 यानी 33। व्यंजनों की संख्या 33, जिसमें स्पर्शी व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। ये समझ में आया? अब जरा प्रश्न को देखते हैं। क्या इस कॉन्सेप्ट से हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? क्या इतना समझ लिया तो हम प्रश्नों के उत्तर पे आ सकते हैं? देखिए, य, र, ल, व। देखो, य, र, ल और व, ये तीनों तो आपके अंतस्थ हैं। पूछा है अंतस्थ कौन से नहीं है, तो ये तीनों नहीं है, तो फिर क्या बचा? फिर यही बचा जो ऊष्म व्यंजन है, जो अंतस्थ नहीं है, तो ये क्या था? ये ऊष्म व्यंजन है। अच्छा, कुछ लोगों को संशय हो रहा होगा कि सर क्या व्यंजन यही है, बाकी और व्यंजन कहाँ गए? वो क्ष, त्र, ज्ञ, ये सब पढ़ते थे हम लोग, वो कहाँ गया? हाँ, देखो ये 33 के बाद क्या क्या बचा, जरा उसके बारे में हम चर्चा कर लें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 वर्ण है। ये 4 जो है, इसे कहते हैं संयुक्त वर्ण। अब आप पढ़ रहे हैं तो पूरा ही पढ़ लिया जाए ना, कुछ छूटे ना। इसे कहते हैं संयुक्त वर्ण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये संयुक्त वर्ण है या संयुक्त व्यंजन है। इसके अलावा आपने देखा होगा यहाँ पे वो नहीं आया का ड़ और ढ, यहाँ पे ड़ और ढ की बारी नहीं आई थी, तो ड़ और ढ की बात करेंगे तो इसे कहते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। जो लोग पहले से जानते हैं वो रिवाइज करें, और जो लोग नहीं जानते हैं वो इसके नोट्स जरूर बना लेंगे। इसे कहते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। मैंने पूरी वर्णमाला आपको बता दी, पूरा व्यंजन बता दिया। तो इसे कहते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। दो यहाँ पे होते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताया गया होगा कि 52 वर्ण होते हैं। कभी आपने ये सोचा कि ये जो 52 वर्ण होते हैं, आखिर इनमें से होता क्या क्या है? इन 52 वर्णों में आखिर क्या क्या होता है? कभी ये सोचा आपने? देखो, आओ फिर इसको हम इसी को भी सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इस गुत्थी को भी यही सुलझा लेते हैं। कैसे? देखो, वर्णमाला में अभी तक हम लोग कितने हो गए? ये 4 अंक संख्याएं, ये कितने हैं? 2 हैं। और यहाँ पर ये भी अगर 4 यहाँ पे लिख दें और 4 यहाँ पे लिख दें, ये पूरे के पूरे 33 थे। और 33 और फिर यहाँ 4 और ये 2, 6 और मिल गए। 33 वो थे, 6 ये हो गए, कितने हो गए? 39, 39 हो गए। 39 में 2 और जोड़ लीजिए, अयोगवाह, याद है आपको? अयोगवाह, जिसे हम अंग और अह कहते हैं। स्वरों में अंग अह आता है ना, जिसे अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। इसे कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह। तो ये अयोगवाह 2 आता है, 2 जुड़ गया तो 39, और 2 कितना हो गया? 42 ना, कितना, सॉरी 41 हो गया, तो कितना? 41। 39 था ना, 39, 39 के बाद 40 और 41, 41 यहाँ पर ये हो गया। अब स्वरों की संख्या कितनी होती है? आप सबको पता है कि स्वरों की संख्या होती है 11। तो ये जो स्वर है वो कितने हैं? 11। 11 और प्लस इतना कितना था वहां पे? 41। टोटल मिला के देखो जरा, तो ये क्या हो जाएगा? 52। कुल वर्ण कितने हो गए? 52 हुए कि नहीं हुए? पूरी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 कैसे होती है, आपको एक एक करके लिख के दिखा दिया, सारे के सारे वर्ण और प्रश्न का उत्तर। अब कोई इनमें से कहीं से पूछ ले आपसे, गारंटीड आप अच्छा उत्तर बता पाओगे अगर आपने ये पूरा समझ लिया है, ध्यान से ईमानदारी से सुना होगा। बस केवल सुना और अपनी कंसंट्रेट करके आंखों से देखा होगा तो डेफिनेटली ये सब कुछ बता लेंगे आप। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बस ऐसे ही आज का ये सिलसिला जो आपके साथ चलेगा वो ऐसे ही चलेगा। मीन्स हर प्रश्न का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, उसके पीछे की पूरी कहानी। यानी इस प्रश्न को पढ़ने के बाद कोई भी प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा, आज के बाद आप सक्षम होंगे उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। चलिए, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अब देखो जरा, ऊष्म व्यंजन क्या है? अभी अभी आपने देखा यहाँ पे, इसी से उत्तर मिलेगा। ऊष्म व्यंजन क्या है? श, स, स, ह हमारा ऊष्म व्यंजन कहलाता है। कहलाता कि नहीं कहलाता? बस आपको उत्तर मिल गया। आप यहाँ पर चेक करिए कि श, 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 ह यहाँ पे है,
तो इसे क्या कहेंगे, इसे ऊष्म व्यंजन ही तो कहेंगे। यानी इसके बारे में हमने अभी जो पढ़ा वहीं से पूरा उत्तर मिल जाएगा। ऊष्म व्यंजन त थ द ध ट ठ ड ढ च छ ज झ, ये सब है तो स्पर्शी का पार्ट। लेकिन यहाँ पे आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं मैं, ये जो च छ ज झ लिखा है ना, इसको संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। ये जल्दी आपको मिलेगा ही नहीं, किताबों में बहुत कम दिया जाता है। तो ये जो च छ ज झ है ना, इसे संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। इसे संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। यानी हमने ये क्या समझ लिया, ऊष्म और संघर्षी। और अगर सारा पूछे ये तीनों लाइन में जो लिखा है, क्योंकि ये क से लेकर म तक के बीच का है ना, क से लेकर म के बीच में तो आता ना ये सब, तो फिर क्या होगा, स्पर्शी तो होगा ही होगा। उसके साथ में इसे संघर्षी भी कहते हैं, उसे ऊष्म भी कहते हैं। प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया, सिंपल सा फंडा है। आगे देखो, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाए, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को कहते हैं, उन वर्णों को कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो जरा, अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। यहाँ चार टर्म आपको, चार टर्मोलॉजीज आपको मिल गई हैं, चार वर्ड्स मिल गए हैं। अब इन वर्ड्स को जरा हम एक बार पोस्टमार्टम करते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं प्रश्न पर और आखिर देखते हैं है क्या। तो पहले अघोष और सघोष समझते हैं, फिर अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, या पहले हम अल्पप्राण और महाप्राण समझ लेते हैं। देखो इनका क्या है, यहाँ पे अल्पप्राण और यहां पर लिख लेता हूं मैं महाप्राण। एक्चुअल में क्या है, अल्प प्राण और महाप्राण का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब हम कोई वर्ण उच्चरित करते हैं अपनी जीभ, अपने मुख से, यानी कि हमारा जो प्राण वायु है, जो हवा है, वो फेफड़े से निकलकर मुख से बाहर आती है तो ध्वनियां निकलती हैं। तो जब हम किसी इस तरह किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण में कितनी हवा की मात्रा लग रही है, अगर ज्यादा लग रही है तो महाप्राण, कम लग रही है तो अल्प प्राण। अब इस चीज को हम यहां से समझेंगे, लेकिन उसके पहले एक आजमाते, एक प्रयोग करते हैं। चलिए एक बढ़िया सा प्रयोग करते हैं, और मैं वादा करता हूं कि इस प्रयोग को अगर आपने ईमानदारी से कर लिया तो कभी आप दोबारा भूलेंगे नहीं कभी इसको। क्या करना है, ये हाथ की हथेली को ऐसे हाथ यहाँ पे लगाना है, मुख के पास लगाना है, इतना नजदीक कि आपके मुख से निकलने वाली हवा इसमें टकरा सके, महसूस कर सकें आप। इतना तो कर ही सकते हैं ना, नहीं ना कर सकते हैं, हाँ तो करिएगा। तो क्या करना है, यहाँ पे मुख को हथेली पर लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, और हम बोलेंगे यहाँ से क्या, क ख ग घ अंग। बस कवर्ग को पूरा बोलना है, क ख ग घ अंग, ये पूरा बोलेंगे हम लोग। अब आप फील कीजिए कि आपकी हथेली में जब आप बोल रहे थे क ख ग घ अंग, इन पांचों वर्णों में वो कौन कौन से वर्ण हैं जहां हवा आपकी हथेली में टकरा रही थी। अगर वो आप पहचान गए तो डेफिनेटली आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। अब आपने देखा होगा कि पहला वर्ण क, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, इसमें हथेली में हवा कम टकराती, क ख, ख में ज्यादा आती है। तो यहां दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण इसमें ज्यादा टकराती है, इसीलिए इसे महाप्राण कहते हैं। ये तो हो गया वर्गीय व्यंजन का, यानी क से लेकर म तक जो है हमारा वो वर्गीय व्यंजन है। जैसे अब यहाँ दूसरा चौथा अगर आप ना समझ पाए तो मैं आपको समझा दूं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ क ख ग घ और अंग, यहाँ पे ये पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, ये चौथा है और ये पांचवा है। जब मैं 1 3 5 कहता हूं, यानी 1 3 और 5, इसी तरह से यहाँ च, फिर ट ना, च ट त प, ये वाला, फिर उसके बाद ग के नीचे जो आएगा फिर ड, ये एक पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, ये क्या है अल्पप्राण में, और ये दूसरा और चौथा ये कहा जाएगा महाप्राण में, उसके नीचे जो होगा पूरा का पूरा महाप्राण होगा। तो ये 25 वर्णों की जोड़ी तो यहां से बन गई। अब बचा क्या है, य र ल व, य र ल व, ये बचा है ना, इसको क्या करेंगे, हम अल्पप्राण में रखेंगे। अभी हम आपको इसके लिए भी ट्रिक बताएंगे, अभी एक बार समझ लीजिए। य र ल व यहाँ रखेंगे, श श श ह ना, तो यहाँ पे रख देंगे हम श श श और ह, यहाँ रख देंगे। और देखिए एक चीज और, इसके बाद क्या बचा, इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन यहाँ पे खत्म हो गया। अब बचा है आपके पास दो चीजें, अयोग वाह का अंग और अह बचा हुआ है।
तो बस उसको भी वैसे ही क्रम में रख दीजिए कि अंग को यहां रख दिया जाए और अह को यहां रख दिया जाए, ठीक है। फिर बचा हुआ ड़ और ढ़, तो यहाँ को ड़ लगा दिया जाए और यहाँ पे ढ़ लगा दिया जाए। अब स्वर बचा है, तो स्वर कहाँ जाएगा? स्वर यहाँ आ जाएगा अल्प प्राण में। ये पूरा है आपकी वर्णमाला का कंस्ट्रक्शन, जिसमें अल्प प्राण कहा क्या है, अल्प प्राण में कौन कौन सा वर्ण होगा और महाप्राण में कौन कौन सा होगा, पूरा हमने विभाजित कर दिया। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अभी भी थोड़ा सा टिपिकल तो है सर, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो है ऊपर से निकल रहा है। अब और आसान करता हूं मैं। एक बात बताइए, यहाँ अल्पप्राण जो शुरू होता है वो किससे शुरू होता है? अ से। और महाप्राण शुरू होता है म से। महाप्राण शुरू होता है म से, अल्पप्राण शुरू होता है अ से। मीन्स ये अ स्वर है, ये म व्यंजन है। वर्णमाला में पहले स्वर आता है या व्यंजन आता है तो पहले स्वर आता है, यानी पहला स्थान इसका, पहला। दूसरे नंबर व्यंजन आता है तो दूसरा स्थान इसका। एक दो, फिर इस सीरीज को ले जाएंगे 3 4 और यहाँ 5 पे खत्म कर देंगे, तो हमारा 1 3 5 यहाँ आ गया। अब यहाँ स्वर है, तो जहां जिसके पास स्वर होगा, आपने देखा होगा आजकल चुनाव उनाव में लोग सोचते हैं कि जो प्रत्याशी हो हमारी बिरादरी का हो ज्यादा अच्छा है, हमारी कास्ट का हो ज्यादा अच्छा है ना। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यहाँ यूज कराएंगे, यूटिलाइज करेंगे याद करने के लिए। तो ये है अ क्या है? स्वर है। अगर अस्वर है तो जितने भी 11 के 11 स्वर हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये बेचारे कहेंगे भाई जहां स्वर है हमको वहीं जाना है, तो वो कहाँ चले जाएंगे? यहाँ अल्प प्राण में। इसीलिए स्वर को यहाँ रख दिया जहां आ है। महाप्राण में स्वर है ही नहीं, इसलिए यहाँ स्वर नहीं आया, स्वर यहाँ रह गए। अब चूंकि स्वर यहाँ है, तो य र ल व भी यहीं आएगा, क्योंकि व और य इन दोनों को अर्ध स्वर कहते हैं। इन दोनों को अर्ध स्वर कहते हैं। तो जब ये अर्ध स्वर हैं, जहां पूरे से पूरे स्वर आएंगे, वहां आधे के आधे स्वर भी तो जाएंगे। तो य और व दोनों यारा लावा भी आ जाते हैं यहाँ पे इस चक्कर में, और अंग अह ड़ ढ़ ये कवर कर दिया यहाँ पे। समझ आया कि महाप्राण और अल्पप्राण में क्या है। अब यहाँ पर पूछा है अघोष और सघोष ना। यहाँ पर चूंकि वो पूछ रहा है सांसों के आधार पे, तो सांसों के आधार पे जिसको होता है वो होता है सघोष। अब आप कहोगे सर जी अल्पप्राण महाप्राण तो आपने समझा दिया, बढ़िया समझ भी आ गया। अब अघोष और सघोष थोड़ा सा और समझा दीजिए। चलिए इसको भी समझ आते हैं, ये ज्यादा आसान है समझना। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको केवल अघोष समझना है। सघोष अपने आप ही समझ में आ जाएगा। कैसे जानते हो? अघोष में आता है पहला और दूसरा वर्ण। सेम यहां भी आपको क्या करना है, पहला और दूसरा यहां लिखेंगे, तीसरा चौथा यहां लिखेंगे। अगर याद करने का तरीका है तो यहाँ अ से शुरू होता है, अस्वर है, स्वर पहले आता है, इसलिए पहला नंबर यहाँ का। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अब इसमें आता है तीनों श, बस केवल यही आता है और कुछ आता ही नहीं है। केवल पहला दूसरा वर्ण और तीनों श इसमें आता है, बाकी सब सघोष में आता है। हमने क्या कहा था, आपको सिर्फ अघोष याद करना है, सघोष अपने आप याद हो जाएगा। तो अघोष में केवल पहला दूसरा वर्ण लिखेंगे और तीनों श को लिखेंगे, बाकी सब सघोष में आता है। यहां भी वही पूछा है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को कहते हैं क्या? सघोष। अब अगर ये हमने बता दिया है, तो जरा मुझे बताना, अगर मान लो मैंने पूछा कि ग क्या है, अल्प प्राण है या महाप्राण, इधर बताना। अगर मैं पूछूं ग क्या है, अल्प प्राण है या महाप्राण है, यहां मैं पूछ रहा हूं, बताओ ग क्या है, अल्प प्राण है या महाप्राण है? जो मैं पूछ रहा हूं, आप देखो क्या करना है, आपको इसका उत्तर ढूंढना है, तुरंत सोचना है क्या हो जाएगा। यहां बताया मैंने तुरंत, ग क्या है, अल्प प्राण है महाप्राण, तुरंत समझो। क ख ग तीसरे नंबर पे आ रहा है, और तीसरा नंबर कहां आता है? अल्प प्राण में, यानी क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ द, द क्या है? द, तो त थ द, द तीसरे नंबर पे आ रहा है, द तीसरे नंबर पे आ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ठ, ठ को बताओ, ठ क्या है? अल्प प्राण है महाप्राण है, तो ट ठ दूसरे नंबर पे है, दूसरा नंबर कहां जाएगा? यहां आएगा, यानी क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि श अघोष है कि सघोष है, श अघोष है कि सघोष है, तो बताओ। फास्ट फास्ट आंसर करना है आपको, सिंपल सा फंडा है। अब देखो श कहाँ है, किस वाली लाइन में? अघोष में, तो श क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। बस ऐसे ही आप अगर 5 क्वेश्चन और अपने मन से बना के याद कर लीजिए, मतलब मन से बना के इसका उत्तर निकाल लीजिए, फिर कभी नहीं भूलेंगे। हमेशा जब भी पूछा जाएगा आप अच्छा उत्तर दे पाएंगे। दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? डेफिनेटली दे पाएंगे। अगला देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे तो लिखा, प्रयत्न के आधार पर ल वर्ण किस प्रकार की ध्वनि है?
प्रयत्न के आधार पर ल वर्ण किस प्रकार की ध्वनि है? बताओ। पॉज कीजिए वीडियो को, फिर वही प्रक्रिया है, वीडियो को पॉज करके बताना है आपको कि ल वर्ण किस प्रकार की ध्वनि है। देखिए यहां लिखा है उच्छिप्त, तो उच्छिप्त में क्या जानते हो आता है? उच्छिप्त में अभी मैंने आपको बताया था कि पढ़ाई करने के लिए और लड़ाई करने के लिए जिस ड़ और ढ लिखने के लिए जो जिस ड़ और ढ को यूज करते हैं, यही उच्छिप्त व्यंजन कहलाता है। अगर प्रकंपित की बात करेंगे तो यहाँ पे र को हम प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। र, क्योंकि र को बोलने के लिए जिह्वा कंपन करती है, इसे लुंठित भी बोलते हैं, इसे प्रकंपित भी नहीं लुंठित भी बोलते हैं। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, कई बार प्रश्न पूछता है। इसे प्रकंपित ही नहीं बल्कि लुंठित भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? ल को ऐसा माना जाता है कि ल को बोलने पर जिह्वा का पिछला हिस्सा एक्टिव होता है, जिसकी वजह से इसे पार्श्विक व्यंजन, पार्श्व मतलब होता है पीछे, तो पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ पूछा है कि प्रयत्न के आधार पर ल वर्ण किस प्रकार की ध्वनि है, तो प्रयत्न के आधार पर ल वर्ण पार्श्विक ध्वनि है। क्या है? पार्श्विक ध्वनि है। तो आई होप आपको उत्तर आ गया होगा, आसानी से उत्तर मिल जाएगा अब तो ना कि पार्श्विक ध्वनि है। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत तो नहीं ना है ना? तो चलिएगा, तो नहीं दिक्कत है तो आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है? कह रहा कि कौन पश्च स्वर है। अभी अभी आपने देखा पार्श्विक व्यंजन के बारे में, अब पूछ रहा है पश्च स्वर। इसमें कई तरह के प्रश्न बन जाते हैं। चलिए तो अब आपको समझाते हैं, आपकी किताब में बहुत कम देता है, आज आपको मैं बता रहा हूं कि ये क्या होता है। अक्सर प्रश्न बनता है यहां से, ठीक है ना? तो प्रश्न को, ये स्वरों को इस तरह से तीन प्रकार से बांटा जाता है। कैसे? एक होता है अग्रस्वर, एक को कहते हैं अग्रस्वर, एक को कहते हैं मध्य स्वर, मध्य स्वर, और एक को कहते हैं पश्च स्वर, यानी पीछे का स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे, अब इसे याद करने के लिए हमें क्या करेंगे, एक इमेज बनाएंगे। ऐसे मान लिया कि हमारी ये जिह्वा है, मान लिया कि ये हमारी जिह्वा है, यानी जीभ है हमारी, और इस पर, क्योंकि ये जो अग्रस्वर मध्य स्वर पश्च स्वर है ना, ये जिह्वा के आधार पर ही है। ऐसा माना जाता है कि अग्रस्वरों को जो आगे जिह्वा के अगले हिस्से से बोले जाते हैं वो अग्रस्वर होते हैं, जो बीच वाले हिस्से से बोले जाते हैं वो मध्य स्वर होते हैं, जो पीछे वाले हिस्से से बोले जाते हैं वो पश्च स्वर होते हैं ना, ऐसा माना जाता है। तो अगर हम क्या करेंगे, हम इसी चीज को यहाँ पर क्या करेंगे, बांट लेंगे। कैसे? तो सबसे पहले ऐसी इमेज बनाओ, सब लोग कॉपी पे, अपनी अपनी कॉपी बनाओ इमेज, और फिर यहाँ पे लिखना है आ, बीच में लिखना है अ यानी छोटा आ, यानी ये दर्शाता है कि जो छोटा आ है वो मध्य स्वर होता है और ये हमेशा अकेले रहता है। ये मध्य स्वर है और अकेले इकलौता है, मध्य स्वर केवल इकलौता है। अब आगे क्या लिखेंगे, आ के बाद यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई, ए और ऐ, इन चारों को बोलते हैं क्या, अग्रस्वर। चूंकि जिह्वा के आगे भाग पे लिखे गए हैं ना, ये आगे भाग पे, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, अग्रस्वर बोलेंगे। और फिर बाकी जो बचा वो सब कहाँ चला जाएगा, पश्च स्वर में। ये क्या है, ये पश्च यानी पिछला स्वर है। तो कैसे करेंगे, बड़ा आ बचा हुआ है ना, छोटा आ यहाँ, बड़ा आ गया। अब यहाँ ई आ गया तो उ बचा हुआ है, छोटा उ और बड़ा उ। ए यहाँ आ गया तो फिर ओ औ बचा हुआ है ना, ओ और आओ, ये बचा हुआ। और एक है आगत स्वर जो कि हमारे यहाँ का नहीं है, आ जो है वो भी यहीं पे आता है। तो इतना, ये 6 के 6 पश्च स्वर, ये अकेले मध्य स्वर, और ये 4 जो है वो अग्रस्वर होते हैं। ठीक है, इन्हीं चीजों को हमें समझना है। अगर ये इमेज आप आज बना लिए हैं मेरे साथ, कल सुबह और कल दोपहर और कल शाम को 3 टाइम खाली पेपर पे फिर से बनाइएगा, ये 3 बार डोज ले लीजिएगा, डेफिनेटली आपको ये याद हो जाएगा और फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। और अगर और जरूरत लग रही, कुछ लोग मान लो हो सकता है 3 बार में ना हो, तो आप एक दिन और एक 3 बार डोज लीजिएगा, यानी परसों भी सुबह दोपहर शाम बना लीजिएगा, फिर आपको ये भूलेगा नहीं। और ये करके देखिएगा, मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये आप करके देखिएगा, आपको याद ना हो जाए तो फिर कहिएगा, ठीक है ना? चलिए बिना देखे बनाइएगा। एक और प्रश्न, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ओष्ठ ध्वनि, प्रश्न बनता है, प्रश्न बनता है उच्चारण स्थान से, यानी कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, इस पर भी प्रश्न बनता है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो प्रश्न को देखते हैं बाद में, पहले हम समझते हैं। एक फॉर्मूला हम लगाते हैं, ए टी एम
डी ओ। मान लिया कि हमने अपने पिता से क्या मांगा, हमने अपने पिता से कहा कि पिताजी केटीएम दो, देखो KTM DO लिखा है ना, तो इसको हम क्या बना लेंगे, केटीएम दो। मान लिया कि अपने पिताजी से हमने कहा कि पिताजी मुझे केटीएम दो, केटीएम दो। पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। पिताजी ने कहा ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए हमें बहुत तप करना पड़ता है। आपने पूछा अच्छा कौन सा तप करना पड़ता है, कैसा तप करना पड़ता है। उन्होंने कहा अगर तुम्हें केटीएम चाहिए तो तुम्हें कचट तप करना पड़ेगा। कौन सा, क च ट, कौन सा तप करना पड़ेगा, क च और ट, कचट तप करना पड़ेगा। कौन सा तप करना पड़ेगा, क च ट और तप करना पड़ेगा। देखो अब उन्हीं वर्ड्स से मैं खेल रहा हूँ, वो जो लेटर्स है उन्हीं से मैं खेल रहा हूँ। मैंने यहाँ पर केटीएम दो को, ये पूरा अलग से पूरा था, लेकिन हमने यहाँ पे दो को अलग किया तो केटीएम दो बन गया, हमारे लिए एक आसान शब्द बन गया केटीएम दो। हम जैसे मांग रहे किसी से केटीएम दो, फिर कहा केटीएम दो नहीं मिली तो उनका तप करना है, कौन सा, कचट तप करना है। ये आपको याद हो गया, बस यही फॉर्मूला है। के का मतलब होता है यहाँ पे कंठ, मतलब कि जो भी वर्ण यहां लिखे जाएंगे वो सब कंठ से बोले जाएंगे, गले से। टी का मतलब होता है यहाँ पे तालु, एम का मतलब होता है यहाँ पे मूर्धा, डी का मतलब होता है यहाँ पे दंत, ओ का मतलब होता है यहाँ पे ओष्ठ। क्या होता है, ओष्ठ। ठीक है, ये पांच वर्ण हैं, पांचों उंगलियों पे आपको याद करना है। KTMDO, केटीएम दो, और क च ट त प, कचट तप। एटीएम दो, कचट तप। आप पांचों उंगलियों पर ये चीजें रख सकते हैं, एक बार इन उंगलियों पर फिट हो जाए। कुछ नहीं तो ऐसे यहाँ पेन से लिख लीजिएगा, यहाँ पेन से आप लोग लिख लीजिएगा और आसान हो जाएगा। क्या लिखना है, केटीएम दो, कचट तप। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो कवर्ग है हमारा क, क, ग, घ और अंग, ये पांच के पांचों वर्ण किससे बोले जाते हैं, कंठ से ना। अगर च की बात करें, च, छ, ज, झ, न्या, ये पांच वर्ण किससे, तालु से। ऐसे टवर्ग मूर्धा से, दंत तवर्ग दंत से, और पवर्ग प फ ब भ ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। यहाँ क्या पूछा है, ओष्ठ ध्वनि है। अब आपको ओष्ठ ध्वनि देखना है, यानी ओ के नीचे, तो प फ ब भ म कहीं लिखा है, ये प है, यहाँ पे म लिखा है, देखो प में भी है म, ओ अच्छा सॉरी, ओष्ठ ध्वनि नहीं है, ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो प में भी है, म में भी है, फ में भी है। यहाँ च में ओष्ठ ध्वनि नहीं है, क्यों, क्योंकि च जो है कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है ये। तो च कहाँ है, टी, टी फॉर तालु, यानी च की ध्वनि जो है वो कहाँ से निकलती है, वो तालु से निकलती है। ये तो हो गया आपका प्रश्न। एक चीज और समझना यहाँ पे, अगर आपसे पूछ ये तो पूरा व्यंजन, ये तो स्पर्शी व्यंजनों के बारे में बता दिया। आप कहोगे सर जी ये तो क से लेके म तक हो जाएगा, पाफा वाफा म, यारा लावा कहाँ जाएगा। तो यारा लावा में पहले वाले को ब्लैंक छोड़िएगा, यानी उस पांच उंगलियों में ऐसे इसको दबा दीजिए, यहां से लिखिए या रा ला वा, या रा ला वा, ऐसे लिखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या, यहाँ पे रा, ये क्या हो जाएगा, ला, और लास्ट वाला वा। और वा स्पेशल है क्योंकि वा जो है ये ओष्ठ ही नहीं दंत ओष्ठ होता है, तो वा को क्या बोलते हैं, दंत ओष्ठ। ये दंत भी है और ओष्ठ भी है, तो इसे हम दंतोष्ठ बोलते हैं, इसीलिए वह स्पेशल कैरेक्टर है। ऐसे ही यहाँ ब्लैंक छोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे श, यहाँ स, यहाँ स, और ह को यहाँ होना था लेकिन ह को बाद में यहाँ लाया गया, तो ये ह यहाँ पे आ गया। समझ में आई बात। आराम का फॉर्मूला है केटीएम दो, पूरे 52 के 52 वर्ण हम इसी पे समझा देंगे आपको, और बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में जब हम पढ़ेंगे, चैप्टर में अपने डिटेल पढ़ेंगे, तो ये पूरा फॉर्मूला और डिटेल में, अभी जितना बचा हुआ है वो सब कुछ आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। अगला, हिंदी तालव्य ध्वनियां, देखो फिर से तालव्य ध्वनियां, वापस देखो ये फॉर्मूला, तालव्य कहाँ है, टी, टी फॉर तालव्य कहाँ था, के टी, टी फॉर तालव्य, और क च, च फॉर तालव्य, यानी कि च वर्ग जो है वो तालव्य है, इसको वही ढूंढना। देखो तालव्य ध्वनियां क्या है, च छ ज झ को क्या बोलते हैं, ये है तालव्य ध्वनियां। ये क्या है, ये तालव्य ध्वनियां है, बहुत ही आसान है। अगर पूछे क ख ग घ, तो ये है कंठ ध्वनियां। कैसे निकल के आया, अभी तो आपने पढ़ा कंठ ध्वनियां, देखो यहाँ क्या कंठ में क्या आ रहा है, क ख ग घ, यही तो आ रहा है। यहाँ उंगली देखो, KTMDO, के फॉर कंठ, और क च ट त प, क फॉर कवर्ग, तो क ख ग घ कंठ से आया। ऐसे ता था दा धा कहां से आएगा, KT,
क च ट, क च ट त, तवर्ग है ना, तवर्ग, तो ता यहां पे आ रहा है, के टी एम डी, डी डी फॉर दंत, तो कहां से आएगा। ऐसे ही तरीके होते हैं समझने के, यही तरीके होते हैं समझने के, अगर ये आपने यूज कर लिया तो फिर आप कभी भूलोगे नहीं, चीजें बहुत आसान से इजी वे में हो जाएगा, बहुत बर्डन नहीं लगेगा कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, कुछ नहीं, बहुत आसान चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग। आ जाओ, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, कह रहा कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, बताइए। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और फिर उत्तर देना शुरू करिए। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, जैसे स्वर के बाद अनुस्वार होता क्या जानते हो, आपको पता है ना, अंग अह, ये जो अंग है और ये अह है, इसको जानते हैं ना, तो ये अंग को अनुस्वार कहा जाता है, अंग को ही अनुस्वार कहा जाता है, और अह को विसर्ग कहा जाता है, अह को विसर्ग कहा जाता है, तो ये है अनुस्वार, ये है विसर्ग, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अंग, अनुस्वार, अह, विसर्ग, अंग मतलब ये ऊपर की मात्रा। अब अंग है क्या, यहाँ अ को निकालेंगे, अगर अ को ऐसे निकाल ले तो ये क्या है, ये स्वर है, और इसके बाद में आती है ध्वनि किसकी, अनुनासिक ध्वनि आती है ना, मतलब कि नाक से आवाज, अंग अंग, तो यहाँ पे क्या होगा, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियां, यही तो उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अ तो स्वर है ना, और स्वर के बाद ये बिंदु लगता है तो क्या होता है, नासिक ध्वनियां, आवाज नाक से आती, तो स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियां अनुनासिक, अनुस्वार कहते हैं, क्या कहलाती हैं, अनुस्वार कहलाती हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियां नहीं होता है, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां नहीं होता है, स्वर एवं व्यंजन की संयुक्त ध्वनियां नहीं होता है, तो स्वर एवं संयुक्त की ध्वनियां अलग होती है। प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद होगा, क्या लिखा है, प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद, चलिए संधियों से कुछ प्रश्न करते हैं और उसके भी कॉन्सेप्ट को बेसिक से समझते हैं। आपको जितने प्रश्न हम लोग कर रहे हैं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया से मैं समझा दे रहा हूं, ताकि दोबारा कभी भूले ही ना, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न है, प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए, लिखा है प्रेरणा प्लस अस्पद, प्रेरणा प्लस अस्पद, प्रेरणा प्लस पद, और प्रेरणा प्लस अस्पद। अब यहाँ क्या होता है संधियों में, देखो ध्यान से, संधि विच्छेद करना हो और चाहे संधि करना हो, वहां नियमों को बहुत ध्यान से दिखाया था कि आखिर वो नियम जो लग रहा है उसमें परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। परिवर्तन आपने डेफिनेशन में पढ़ी होगी कि वर्णों के मिलने से होने वाले विकार को क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, होने वाले विकार को संधि बोलते हैं, यानी परिवर्तन जरूरी है। अगर हम यहाँ पे कहें, अगर हम यहाँ पे कहें कि राम प्लस फल इज इक्वल टू रामफल, इज इक्वल टू रामफल, इसमें संधि कौन सी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि सर यहाँ पे परिवर्तन क्या दिख रहा है, साफ साफ जैसा लिखा था वैसा दिख रहा है, बस अलग करके प्लस ही तो लगाया था, तो कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, और जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम संधि नहीं कह सकते, तो इसकी तो मतलब दूर दूर तक कोई संभावना ही नहीं है संधि होने की, क्योंकि यहां जुड़ने के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस तो आने चाहिए, अगर चेंजेस नहीं आ रहे हैं इट मींस वहां पे संधि नहीं है। तो अब देखो, अब यहां पर ध्यान देंगे, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा तरीका क्या है, ध्यान देने वाला है कि जब कभी भी हम इस तरह संधि विच्छेद कर रहे हो किसी शब्द का, तो ध्यान रखें कि वो शब्द अलग होने के बाद भी सार्थक बचे रहें, ऐसा ना हो कि हम ऐसी जगह तोड़ दें कि ना तो इसका कोई काम बन पाए ना इसका कोई काम बन पाए। जैसे ये पेन है, अब ये पेन कहीं से जुड़ी नहीं है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो खराब हो जाएगी ना, क्योंकि जुड़ी तो है नहीं, टूट जाएगी। ऐसे ही संधि शब्द होते हैं, जहां से जुड़े होते हैं वहीं से अलग करना होता है, ऐसे नहीं कि जहां से मर्जी वहां से अलग कर दोगे, अगर ऐसा करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, शब्द बेकार हो जाएगा। तो यहां भी वही करेंगे। अगर हम प्रेरणा की बात करें तो यहाँ सब जगह प्रेरणा ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लोचा है, ये अस्पद नहीं होता, पद नहीं होता, अस्पद नहीं होता, प्रेरणा प्लस आस्पद इज इक्वल टू प्रेरणास्पद, ये आपको ध्यान रखना है, प्रेरणा प्लस आस्पद इज इक्वल टू प्रेरणास्पद। अगला, इनमें कौन सा संधि शब्द नहीं है, चलो अगला प्रश्न एक संधि का और देखते हैं, जरा दिखा लगाओ दिमाग, वीडियो को पॉज करो और बताओ मुझे ढूंढ के कौन सा उत्तर हो जाएगा, या सीधे सीधे आ जा रहा है तो सीधे बताओ, बिना पॉज किए बताओ, लगाओ दिमाग। आसान है प्रश्न, बहुत आसान है, कह रहा है कि इनमें कौन सा संधि शब्द सही है। अब सही शब्द की बात कर रहा है, लिखा देखो पहला दिक प्लस मंडल। अब एक्चुअली क्या होता है, ध्यान से देखो, एक नियम, हर बार मैं पूरा नियम बता रहा हूं,
इसमें हर ऑप्शन में एक नियम बताऊंगा, इस नियम को चाहे तो आप नोट डाउन कर ले, लिख ले, लिखना चाहे तो। पहले में यहाँ पे देखो देखो संधियां हमेशा ध्यान रखना, संधियों में केवल प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले वर्ण की जरूरत होती है, बाकी किसी भी वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसको संधियों में किसी की भूमिका होती ही नहीं है। मतलब कि प्लस के जस्ट पहले एक कौन सा वर्ण है और प्लस के जस्ट बाद कौन सा वर्ण है, बस ये केवल दो ही वर्णों की भूमिका होती है संधि में, बाकी वर्णों की भूमिका संधि में नहीं होती। अब आपने देखा कि यहां पर आ रहा है क, पहला ऑप्शन है, और यहां पर आ रहा है क में लगा हुआ है हलन, और यहां पे लगा हुआ है मंडल म। एक और ट्रिक बता दूंगा आपको, लिखना चाहे लिख ले। प्लस के जस्ट पहले आने वाले वर्ण में अगर हलंत लगा है, इसका मतलब क्या होता है? हलंत का मतलब होता है, देखो हर व्यंजन में स्वर तो उपलब्ध होता है, आपको पता है कि हर व्यंजन में बिना स्वर के कोई व्यंजन उच्चारण नहीं किया जा सकता, ये पता है। तो अगर हर व्यंजन में स्वर लगा हुआ है तो हम व्यंजन संधियों में स्वर को उपलब्धता को हटा देते हैं, क्योंकि व्यंजन संधियां कहती है कि प्लस के पहले आने वाला, प्लस के जस्ट पहले आने वाला वर्ण स्वर नहीं होगा, व्यंजन ही होगा, स्वर हो ही नहीं सकता। तो अगर यहां पर हम हलंत ना लगाएं तो फिर ये क के बाद एक व्यंजन स्वर आएगा, यानी इस म से जो मिलने वाला है वो क नहीं मिलेगा बल्कि अ मिल जाएगा। तो फिर क्या होगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहाँ री से जो न मिलने वाला है वो न नहीं मिलेगा बल्कि अ मिल जाएगा, क्योंकि न और क में तो अ लगा हुआ है ना, इसीलिए न को जब बाहर ये अ को बाहर निकालना होता है तो हम यहाँ पे हलंत लगा देते हैं, जिससे कि वो स्वर वहां से निकल के गायब हो जाए। तो अब क्या है, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ व्यंजन है। और कभी भी प्लस के जस्ट पहले आने वाले वर्ण में अगर हलंत लगा है तो आंख बंद करके आप व्यंजन संधि लगा देना, 100% व्यंजन संधि ही होगा। ठीक है, अब आगे देखो, नियम कहता है कि यहाँ पे क है, क एक पहला वर्ण है और म एक पांचवा वर्ण है, क्योंकि प फ ब भ म पांचवा वर्ण है और क पहला वर्ण है। तो नियम कहता है कि यदि किसी पहले वर्ण के बाद कोई पांचवा वर्ण आता है तो पहला वर्ण अपने पांचवे में बदल जाता है। यानी ये जो क है वो इनका पांचवा क्या होगा? क ख ग घ अंग, यानी ये अपने अंग में अंग और भी आधा, तो क जो है अंग में बदल जाएगा। यही तो नियम लगेगा, यानी यहां भी क जो बदलेगा वो ग में नहीं बदलेगा बल्कि अंग में बदल जाएगा, क्योंकि वहां पे पांचवा आ रहा है। प्रॉब्लम ये है, तो यहाँ पर जो बनेगा वो दिग्मंडल नहीं बनेगा बल्कि दिंगमंडल बनना चाहिए। यहाँ पर ये ऐसे अंग लगेगा, हलंत लगाएंगे और यहाँ पे ये और ये, तो यहाँ पे दिग्मंडल बनना चाहिए, क्योंकि दिग्मंडल बन ही नहीं सकता। ये क को ग में तब बदलते हैं जब पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदलता है, और पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदलेगा उसकी एक शर्त है कि पहले वर्ण के बाद कोई स्वर आ जाए। यहाँ कोई स्वर होता तो ये दिग्मंडल हो जाता, ठीक है ना, यहाँ पे कोई स्वर होता या कोई तीसरा या चौथा वर्ण हो जाता, कोई स्वर आ जाए, यारा लावा ह आ जाए, कोई तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, तो ये जो क है वो ग में बदलता, एक का तीन हो जाता है पहला वर्ण तीसरे में, लेकिन अब तो एक का पांच होगा, पहला वर्ण पांचवें में बदलेगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी ये सही नहीं है। अगला वर्ण यहाँ लिखा है अन और रित, अनरित। अब यहाँ न में हलंत लिखा है, ये री एक स्वर होता है, स्वर जब यहाँ मिलेगा तो ये री की मात्रा लगाएगा, ये सही लिखा है। अनरित इज इक्वल टू अनरित, रित का मतलब झूठा और अनरित मतलब होता है सच्चा। देखो आगे, मातृ और इच्छा क्या होगा? यहाँ पे लिखा है इच्छा और इसके पहले मातृ, ध्यान से देखो, यहाँ लगा है री और री के बाद अ। एक नियम होता है, एक नियम होता है कि यदि री के बाद अ आ जाए तो यण संधियां उससे क्या बनाती हैं? आधा र बना देती हैं, आधा र। और आधा रा में इधर क्या है? ई। तो आधा रा में अगर ई मिला देंगे हम तो ये क्या बन जाएगा? रा में, और यहाँ ता से री निकालेंगे तो आधा ता बच जाएगा। तो आधा ता आधा रा को मिलाएंगे तो ये आधा ता और आधा रा, और यहाँ पर मिल जाएगा ई की मात्रा तो बन जाएगा ई। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? मातृच्छा। ये जो मातृच्छा लिखा ये सही नहीं लिखा, यहाँ पे बनना चाहिए था मातृ, अच्छा ये बन जाएगा मातृच्छा, इस प्रकार से मातृच्छा बनेगा वो। ठीक, और देखो, देवी प्लस अवतरण क्या हो जाएगा? देवी प्लस अवतरण, यहां लिखा है देवी, यहां लिखा है अवतरण। अच्छा यहां पर आ गया अ और यहां पे आ गया अ, मतलब ई प्लस आ, इसका जो बनेगा यण संधियां बनाएंगी वो या बनेगा। ध्यान से देखो, यहाँ अ में कोई मात्रा नहीं है, यहाँ अ में, तो फिर यहाँ य में भी कोई मात्रा नहीं लगेगी, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ दिव्यावतरण में या में मात्रा लगा दिया है।
जब ये या बना था तो कोई मात्रा थी ही नहीं, तो फिर यहां मात्रा कैसे आ गई? अपनी मर्जी से तो नहीं आएगी भाई, हिंदी में सब कुछ नियम से होता है, रूल से होता है, कानून से होता है ना, तो फिर अपनी मर्जी से तो नहीं आने वाली है। मतलब इसका मतलब ये गलत लिखा है, ये मात्रा नहीं होगी, देव्यवतरण होता है। ये शब्द बनेगा देव्यवतरण, क्योंकि देव्यवतरण बनेगा तब शब्द सही बनेगा, देव धन अवतरण। ठीक, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है। चलिए, जैसे लिखा हुआ है एक प्लस एक इज इक्वल टू एक एक। अब देखो ध्यान से, तोड़ते हैं इसको। यहां लिखा है एक और प्लस लिखा हुआ है एक, यानी प्लस के पहले हमने क्या पूछा था, बताया था आपको, संधियां हमेशा प्लस के जस्ट पहले और प्लस के बाद वाले वर्ण से होती हैं, बाकी से कोई मतलब नहीं। तो प्लस के पहले जो क आया है, यहाँ हलंत तो नहीं लगा है, इसका मतलब ये हो जाएगा अ। और यहाँ पे क्या लिखा है ए। स्वर संधियां कहती हैं कि आ से ए मिलेगा तो ये बन जाएगा ए, यानी कि ये वाला डबल मात्रा, ये वाली आए, तो इसका मतलब है कि एक एक नहीं बल्कि यहाँ पे एकाएक होना चाहिए, अर्थात ये वाला ऑप्शन तो गलत लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन तो गलत मान लिया, प्रूव हो गया। अगला, रवि प्लस इंद्र इज इक्वल टू रविंद्र। स्वर संधियां कहती हैं कि जब इस तरफ भी स्वर हो, इस तरफ भी स्वर हो और दोनों समान स्वर हो, इधर भी छोटी ई इधर भी छोटी ई, तो दोनों मिलकर दीर्घ बनाते हैं, यानी बड़ी ई बनाते हैं, अर्थात यहाँ रविंद्र नहीं बल्कि ये रविंद्र होना चाहिए था, तब जाके सही होता, अर्थात अभी ये गलत है, अभी ये गलत है। ऐसे लिखा है अति प्लस अधिक, देखो अति प्लस अधिक लिखा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ अति में छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पे छोटा अ की मात्रा, छोटा अ, दोनों को मिलाएंगे तो ये या बनेगा, दोनों को मिलाएंगे तो ये या बनेगा, लेकिन इस आ में कोई भी मात्रा नहीं लगी है, इसलिए यहाँ या में भी कोई मात्रा नहीं लगेगी। अगर आ में बड़ा की मात्रा होती तो यहाँ भी बड़ा की मात्रा, अगर यहाँ आ ना के ए आता तो या में ए की मात्रा, यहाँ आ ना के उ आता, उधिक लिखा होता तो यहाँ या में उ की मात्रा हो जाती। ठीक है, लेकिन अभी कोई मात्रा नहीं है तो हम कोई नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ देखो या में बड़ा आ की मात्रा लगा दी गई है, बहुत नाइंसाफी है, गलत बात है, नहीं लगनी चाहिए थी ना, तो यहाँ पे अत्यधिक होना चाहिए था, अर्थात इस हिसाब से देखा जाए तो ये तीसरा ऑप्शन भी सही नहीं है, संधियों के नियमों के दृष्टि से ये तीसरा ऑप्शन भी सही नहीं है भाई। क्या हो रहा है, अगला देखो, लिखा है वर्षा में यहाँ पे अ आएगा, आ की मात्रा है ना, और इधर क्या रहा है री, दोनों ही स्वर है, अ के साथ री मिलता है तो गुण संधियां कहती हैं कि ये बन जाता है अर, और र में हलंत लगा हुआ है, तो र हलंत वाला र हमेशा का होता है ऊपर जाता है, ऐसे ऊपर रेफ लगता था, रेफ, जिसे आप लोग बोलते हो उड़ता हुआ रा, वही वाला है रेफ। तो यहाँ पे वर्षर तो लिख दिया और ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो डी इज द राइट आंसर। देखा आपने, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको उत्तर बताया जा रहा है, एक एक चीज को बहुत विधिवत। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद गलत है? कह रहा कि इनमें से कौन सा संधि विच्छेद गलत है, फिर से गलत निकालना है। चलो चेक करते हैं, आ जाओ। देखो संस्कृत में सम प्लस कृत लिखा है, ये तो सही लिखा है, ये 100% सही है। अगला है तद्धित में तद्धित लिखा है ना, यहाँ पे नियम बदल जाता है। तद्धित में ये जो धा है और ये जो दा है, ये दोनों बना हुआ है, कैसे बना हुआ है देखो, नियम कहता है त के 7 नियम, व्यंजन संधियों में त के 7 नियम बताए गए हैं। कौन कौन से नियम है त के 7 नियमों में एक नियम ये भी है कि त के बाद यदि ह आ जाए, त के बाद यदि ह आ जाए तो त और ह दोनों बदलेंगे, ये बदल जाएगा द में और ये बदल जाएगा ध में। देखो द और ध को जब लिखते हैं तो लिखने को, भले ही यहाँ पे आधा द और पूरा धा है, लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है, ये वाला, ऐसे ही होता है ना, उद्घाटन लिखते हैं तो उद्घाटन ऐसे लिखते हैं, भले ही वो उल्टा होता है, द यहाँ दिख रहा है द पूरा ध आधा, लेकिन वास्तव में द आधा और ध पूरा होता है। तो इसका मतलब ये जो धा की जो गुत्थी थी वो समझ गई, सुलझ गई। अब ता धन ह होना चाहिए, यानी कि ये बन जाएगा तत् प्लस हित, ये तत् प्लस हित, तत् हित होना चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा तद्धित, यानी कि ये भी गलत है। यहाँ धित नहीं बल्कि तत् हित होना चाहिए, ह से बन के, ह से चेंज होके वो धा बनता है, जितना मतलब कि वो सही नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चलो होगी भी नहीं। आगे लिखा है नीरस में निह धन रस लिखा है, ये भी सही लिखा है, विसर्ग संधियां हैं, क्लास में पढ़ाएंगे आपको। अन प्लस एक इज इक्वल टू अनेक, ये भी सही लिखा हुआ है,
ये भी सब के बारे में आपको हम क्लास में पढ़ाएंगे। जब रेगुलर क्लासेस की आयन शुरू हो जाएगी तो आपको वहां पर प्रॉपर चीजें, सारी की सारी चीजें बताई जाएंगी, एकदम विधिवत तरीके से, बढ़िया तरीके से बताई जाएंगी। मिलकर हम लोग मेहनत करेंगे और इस बार एनी हाउ सिलेक्शन तो लेना ही लेना है यार। मतलब इस बार चूकना नहीं है, अभी चूक गए तो फिर कब आएगी कुछ नहीं पता, कितनी वैकेंसी और कब आएंगी इसका कोई अंदाजा नहीं है, इसलिए चूकना नहीं है। लगे रहो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम मगर रुको नहीं, तुम मगर झुको नहीं ना, चलते जाओ बस आगे बढ़ते रहो, न रहो न निराश करो मन को। चलो आगे, कह रहा है कि संधि शब्द है, कह रहा है कि संधि शब्द है, तद्भव है, देशज है, तत्सम है या देशज विदेशज है, तद्भव है अब देखो ये है क्या, इसको भी समझते हैं। एक्चुअल में जब हम शब्दों की बात करते हैं, जब हम शब्द की बात करते हैं तो शब्दों का वर्गीकरण अलग अलग तरह से होता है। कभी कहेगा कि उत्पत्ति के आधार पे, कभी कहेगा संरचना के आधार पे, कभी कहेगा यहाँ पे कि प्रयोग के आधार पे, कभी कहेगा अर्थ के आधार पे। तो ये जो है, ये है शब्दों को उत्पत्ति के आधार पर बंटवारा, सॉरी क्या है, शब्दों का उत्पत्ति के आधार पर बंटवारा क्या होता है, शब्दों का उत्पत्ति के आधार पर बंटवारा क्या होता है। एक होता है तत्सम, तत्सम जो कहता है कि मैं वो शब्द हूं जो संस्कृत का शब्द है, हमारी आदि जननी भाषा संस्कृत है, तो ये तत्सम शब्द कहता है कि जो संस्कृत के शब्द हैं वो मेरे शब्द हैं। यानी जैसे हम कहें कि वायु प्रवाहित हो रही है, तो वायु प्रवाहित हो रही है मतलब कि वायु, हवा चल रही है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हवा बह रही है, तो हवा बह रही है वो तो तद्भव हो गया, क्योंकि उसको हम लोगों ने बदल दिया, वो क्या बदल दिया, वो कर दिया हम लोगों ने बदलाव उसमें, तद्भव। लेकिन यहाँ पे क्या है, तत्सम संस्कृत का शब्द है, तद्भव उसको जिसको हमने बदल दिया। तो शब्द था शुद्ध कि वायु प्रवाहित हो रही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसका एकदम सत्यानाश कर दिया, हमने कहा कि हवा बह रही है, हवा बह रही है, और आग अग्नि प्रज्वलित हो रही का क्या बोला, हमने कहा आग जल रही है। तो इसको हमने अपने हिसाब से चेंज किया, तो अपने हिसाब से चेंज किया तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे चेंज भी हो गए काफी सारे ना, देखो जरा से यहाँ पे चेंज भी हो गए काफी सारे, तो तत्सम शब्द हो गया, तद्भव हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है कि संधि शब्द क्या है, तत्सम है या तद्भव है, संधि शब्द क्या है, तत्सम है या तद्भव है, तो ध्यान से देखो यहाँ तद्भव नहीं है, संधि शब्द हो जाएगा तत्सम, संधि शब्द हो जाएगा तत्सम। क्लियर है, समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। विभावरी लिखा है कि विभावरी शब्द है, विभावरी शब्द भी क्या है, संस्कृत के शब्दों से उत्प्रोत है, तो सिंपल सी बात है, फिर से उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, विभावरी में भी क्या हो जाएगा, विभावरी भी तत्सम शब्द हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखो देशज लिखा है और संकर लिखा है, दो दो शब्द और मिल गए, इनको समझते हैं। तो देशज शब्द क्या होता है, देशज शब्द होता है किसी छोटे क्षेत्र विशेष, किसी छोटे क्षेत्र विशेष में बोला जाने वाला शब्द, क्या है, किसी छोटे क्षेत्र विशेष में बोला जाने वाला शब्द, किसी छोटे क्षेत्र विशेष में बोला जाने वाला शब्द क्या कहलाता है, वो देशज कहलाता है, देशज। मतलब होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे कुछ जगहों पे आप जाओगे तो वहां देखोगे यार इनको किसी शब्द किसी वस्तु को वो अलग ही नाम से पुकारते हैं, आपके यहाँ अलग नाम होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि क्षेत्रीय भाषाएं जो होती हैं उनमें कुछ नामों का चेंज होता है, कुछ शब्दों का परिवर्तन होता है, और वही जो क्या है वही देशज कहलाता है। और एक है यहाँ पे संकर, संकर का मतलब होता है जहां पर दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर हम एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे हम यहाँ से आपसे कहें कि जैसे हम यहाँ से आपसे कहें कि रेलगाड़ी, देखो ये जो रेलगाड़ी लिखा हुआ है, अक्सर आप लोग कहते हो ना कि रेलगाड़ी आ रही है, रेलगाड़ी, ये जानते हो रेल जो शब्द है ना, ये जो रेल शब्द है वो एक्चुअल में वो इंग्लिश का शब्द है रेल, और गाड़ी शब्द जो है ना ये इंग्लिश का, ये फारसी शब्द है। ये रेल और गाड़ी, गाड़ी जो है ना, गाड़ी जो है वो फारसी शब्द है। तो फारसी जो यानी इंग्लिश और फारसी दोनों को मिलाया, दो अलग अलग भाषाओं को मिलाया तो क्या बन गया, संकर बन गया। और देखो
अगला है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले यौगिक कहलाते हैं। यौगिक का मतलब होता है दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर जो संरचना बनाई जाए वो यौगिक कहलाती है। जैसे हम कहें यहाँ पे राजपुत्र, क्या कह दें? राजपुत्र। तो यहाँ पे क्या है? राज और पुत्र, दो राजा पुत्र दोनों को जोड़ा गया तो बन गया राजपुत्र ना। हम कहें विद्यालय, तो विद्या और आलय को जोड़ा गया तो बन गया विद्यालय। तो इस तरह से जो शब्द जोड़ जोड़ के बनाए जाते हैं, दो शब्दों से जोड़ के बनते हैं, वो कहलाते हैं यौगिक। रूढ़ शब्द वो मूल शब्द होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है, और योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो योग भी होते हैं और रूढ़ भी होते हैं, यानी उनको दो शब्दों से मिलाकर तो बनाया जाता है लेकिन वो किसी तीसरे अर्थ के लिए हमेशा प्रयोग होते हैं। जैसे आपको बहुव्रीहि समास अगर देखा जाए तो वैसा ही। वकील किस भाषा का शब्द है? ये कहते हैं विदेशज। इसे ऐसे शब्दों को जो हमारे हिंदी भाषा के शब्द नहीं है, बाकी जो अलग अलग भाषाओं के, अब हिंदी के नहीं वो किसके होंगे? अब हमारे यहाँ जो हम लोग प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, उसमें केवल हिंदी ही थोड़ी ना होती है, उसमें हिंदी के साथ अंग्रेजी मिक्स होती है। आपने देखा होगा दिन भर आप बोलते रहते। अब आप बोलते हो ट्यूबलाइट बंद कर दो, ट्यूबलाइट का हिंदी क्या होता है? कभी बोलते हो? आप नहीं बोलते हो। आप कहते हो पेन ले आओ, बिस्किट ले आओ, डायरी ले आओ, ये सारी इंग्लिश के शब्द है। तो मतलब अपनी हिंदी में हम इंग्लिश भी मिक्स करते हैं, अरबी शब्द होते हैं, फारसी शब्द होते हैं, वो सारी क्लासेस में बताऊंगा आपको कौन कौन से शब्द हम डेली, इवन की अरबी फारसी तो हम रेगुलर डेली अपने जीवन में बोलते हैं, डेली रूटीन में डेली कम से कम 10 12 15 शब्द जरूर यूज करते होंगे, फिक्स है। तो ये होता है। तो ये कहते हैं विदेशज। विदेशज जैसे वकील है, वकील हमारे यहाँ का नहीं है, वकील शब्द जो है वो अरबी का है। सोचो कि क्या आप वकील नहीं बोलते हो? दिन में एक आध दो बार तो नहीं, तो 2 4 दिन में एक आध बार तो बोल ही देते हो कि वकील, लेकिन फिर भी वकील शब्द क्या हिंदी का नहीं है, वकील शब्द अरबी शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? द्रुम, पर्णी, गाछ और यव। यहाँ पर्यायवाची क्वेश्चन होंगे। देखो द्रुम का मतलब भी वृक्ष होता है, गाछ का मतलब भी वृक्ष होता है, यव का मतलब भी वृक्ष होता है। यहाँ पर्णी वृक्ष का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पवन का पर्यायवाची? पवन, पवन मतलब क्या होता है? हवा ना। पवन का मतलब क्या होता है? वायु या हवा। तो वायु अनिल भी होता है, वात भी होता है, और समीर का मतलब भी हवा होता है, वायु। अनल का मतलब होता है आग या अग्नि। अनल का मतलब क्या होता है? अग्नि, जिसे पावक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पावक कहते हैं। कभी कभी हुतासन लिखा होता है, हुतासन, कभी कभी हुतासन लिखा होता है, या वैश्वानर लिखा होता है, वैश्वानर, ठीक है ना, वैश्वानर लिखा होता है। तो हुतासन, वैश्वानर, पावक, ये सब शब्द क्या है? ये सब इसके अनल के पर्यायवाची हैं। एक और प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची बताइए। किरण शब्द का पर्यायवाची बताइए। ठीक है, किसी भी प्रश्न में जो भी लिख रहा हूं, ये किसी प्रश्न में कोई समस्या हो और बेहतर ढंग से समझना हो आपको, या कहीं आपको लग रहा है कुछ परेशानी है, कोई प्रश्न आप कर रहे हो और आपको लग रहा है कि सर यहाँ पे प्रश्न तो हम कर ही नहीं पा रहे, तो आपको करना क्या है? आपको मुझे पिंग कर देना है @अविरल, मेरा नाम है सर टेक्स्ट बुक, ये टेलीग्राम की आईडी है मेरी, ठीक है ना। टेस्ट, सॉरी फिर से लिखता हूँ मैं, अच्छा हो गया है वैसे भी ये। एक्चुअल में आप अगर प्रश्नों को कभी कभी आपको लगे कोई प्रश्न हमें नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको पिंग कर देना है मुझे कि सर ये प्रश्न बता दीजिए हमें। मेरा नाम है अविरल, आप वहां पर आगे लगाइएगा सर, और लिख दीजिएगा टेक्स्ट बुक, बिना स्पेस के लिखना है आपको ये, बिना स्पेस के। टेलीग्राम चैनल, अपने टेलीग्राम पर जाइए, सर्च बॉक्स में जाइए, ये लिख दीजिएगा, वहां पे क्या हो जाएगा? फाइनली आपको वो मिल जाएगा। तो यहाँ उत्तर क्या है? मरीच भी होता है, रश्मि भी होता है, अंश भी होता है। अगर मयूख लिखा हो, मयूख, तो मयूख भी होता है, सिर्फ वात नहीं होता, क्योंकि वात का मतलब होता है वायु या हवा, वात का मतलब होता है वायु या हवा। ठीक है ना। अंतिम प्रश्न, एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क, ये प्रश्न हमको बताइएगा चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर मुझे चाहे आप बता सकते हैं कि ये क्या है। ये होमवर्क है आपका, इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा ये आप बताएंगे, ठीक है ना। तो आज की इस सभा को यहीं पर हम करेंगे समाप्त, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, लेकिन इसका उत्तर आपको बताना है तब ना, चाहे मुझे टेलीग्राम करके बताइए और चाहे मुझे जैसे कमेंट करके बताइए। जैसे ये क्लास है आप देख रहे हो, तो क्लास में सितारे दिख रहे होंगे आपको, क्लास को स्क्रॉल करोगे ना थोड़ा सा ऊपर वीडियो को, तो यहाँ पे कुछ स्टार्स दिख जाएंगे, इस स्टार पर
जाकर रेट कर दीजिएगा, यहाँ पर 5 का यहाँ पे रेट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, और चमका दीजिएगा। और फिर क्या करना है, यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ मैसेज करके मुझे बता सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा और आपको कैसी लगी क्लास, ठीक है, ये बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।